तो फाइनली स्टार्ट करते हैं हम अपनी पढ़ाई, और सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो करेंगे हम पेंशन सेक्टर से। ठीक है, अब पेंशन सेक्टर में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ 6 कंपोनेंट्स दिए गए हैं जिसकी कि हमें एक नॉलेज होनी चाहिए ठीक ठाक सी। अब इस 6 कंपोनेंट के अंदर सबसे पहला जो है वो है स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया। इसका क्या स्टेटस है हमारा। सेकंड आएगा टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट स्कीम्स इन इंडिया एंड देयर फीचर्स, कितने प्रकार के रिटायरमेंट स्कीम्स हैं इंडिया में, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उन पे बात करेंगे। अगला आएगा एनपीएस, जो कि कहीं ना कहीं इसी का कंपोनेंट है। जो हम पेंशन सेक्टर का स्टेटस देखेंगे उसमें हमें एक रूप दिखाई देगा एनपीएस का और दूसरा रूप दिखाई देगा हमें एपीवाई का, अटल पेंशन योजना का। ठीक है सर। इसके बाद बात आएगी एन्युटी प्लान्स, क्या होते हैं एन्युटी प्लान्स, क्या होते हैं इसके फायदे, किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है, इसकी बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात की जाएगी इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स की। ठीक है, इसको समझेंगे सबसे लास्ट में। तो कई छोटे छोटे वीडियोस की सीरीज शुरू करेंगे जिसके जरिए हम इन सारे टॉपिक्स को खत्म करेंगे। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया से। उसके बाद ये देर ऑन दे, जब हम इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे तो इसके अंदर आपको एनपीएस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, साथ ही में एपीवाई की भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। हाउएवर इसके अलावा भी हम इसकी और टेक्निकलिटीज को समझेंगे इंडिविजुअली इन दोनों के बारे में जब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए जी। तो ये था आपका ओवरव्यू पेंशन सेक्टर का कि किस तरीके से हम इसको शुरू करेंगे और खत्म करेंगे। कई सारे छोटे छोटे वीडियोस में इसको आपको कवर कराया जाएगा पूरा का पूरा, और जब ये पूरा कवर हो जाएगा फिर हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ एमसीक्यूज के ऊपर, ताकि हमें एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैरिटी आ जाए कि किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे और किस तरीके से हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए जी। तो शुरू करते हैं। जो हमने इसके लिए कंटेंट उठाया है वो उठाया है पीएफआरडीए की साइट से। आपको पता है कि पीएफआरडीए जो है वो वर्किंग पेपर की कुछ सीरीज निकालती है जहां वो बेसिक आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है। एंड वन ऑफ द मेंबर ऑफ पीएफआरडीए जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया है और इसको पब्लिश किया है, पीएफआरडीए की वेबसाइट पे भी आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। साथ ही में इसका पीडीएफ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, जिसके अंदर हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो रिलायबल सोर्स है, इसके अंदर जो कंटेंट है बहुत ही रिलायबल है और बहुत ही अच्छे से मैनर में इसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, जिसको हम समझेंगे इन पार्ट्स। ठीक है सर, चलिए। तो पीएफआरडीए वर्किंग पेपर सीरीज के अंदर बात की जा रही है पर्सपेक्टिव्स ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया। तो ये वही है आपका स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया। दीपक मोहंती हैं जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया है, इसको पब्लिश किया है। अप्रैल 2022 का ये पब्लिकेशन है, मतलब बिल्कुल ही लेटेस्ट बात की जा रही है। पेंशन सेक्टर है तो पीएफआरडीए से बेटर इसको कौन ही बता पाएगा। तो ये सबसे बढ़िया और रिलायबल सोर्स है एज अ पार्ट ऑफ कंटेंट अगर हम बात करें तो। ठीक है, चलिए जी। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम समझेंगे इसके बेसिक्स को, इसके इंट्रोडक्शन को, और थोड़ा बहुत इसके डाटा के बारे में बात करेंगे कि क्या है पेंशन सेक्टर, क्या होता है पेंशन। ठीक है, चलिए जी। तो पहले तो इसमें बढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बेसिक्स ओवरव्यू दे दूं कि पेंशन क्या चीज़ है, क्या बला है ये पेंशन। तो आपने अर्लियर डेज में ऐसा सुना होगा कि पेंशन क्या होती थी। अर्ली डेज पे अगर आप जाते हो तो आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे, हम सुना करते थे कि जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको तब भी सैलरी मिलती रहती है। मतलब कि जब वो काम करते हैं, मतलब जॉब लगती है लेट सपोज 25 की एज में, इससे लेके वो 60 की एज तक तो जब काम करते हैं तब उनको मिलती है क्या, सैलरी। ठीक है सर। और जब वो यहाँ रिटायर हो जाते हैं, मतलब काम करना बंद कर देते हैं, इसके बाद भी जब तक उनकी मृत्यु होती है उस पीरियड में भी इनको पैसा मिलता रहता है, और जिसको हम नाम देते थे पेंशन का। ठीक है सर। अब ये जो एक फॉर्म था ये बहुत पुराना हो चुका, आज के टाइम पे ये वाला रोल नहीं रहा। मतलब कि सन 2004 में जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया स्कीम लॉन्च किया, नया सिस्टम लॉन्च किया पेंशन के ऊपर। उससे पहले तक ये चलता था कि आप जॉब ले लो गवर्नमेंट की, और उसके बाद 60 की एज तक आप जॉब करो, और उसके बाद जब आप यहाँ से रिटायर हो जाओगे तो आपको कई सारे सुपर एनुएशन बेनिफिट्स मिलेंगे, और अलॉन्ग विद दैट आपका जो एक पेंशन है वो भी एक ठीक ठाक अमाउंट का चालू हो जाएगा, और हर मंथ एज अ पार्ट ऑफ सैलरी आपके अकाउंट में वो आता रहेगा जब तक आपकी डेथ हो जाती है तब तक। ठीक है सर। अब क्या ये वाली चीज़ अभी भी चल रही है? ऐसा नहीं चल रहा। जो लोग इससे पहले जॉब में लग चुके थे उन लोगों पे तो ये पेंशन अभी भी एप्लीकेबल है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने सन 2000 में जॉब लिया होगा तो वो जब रिटायर होंगे, सपोज कीजिए 2030 के अंदर, तो क्या उनको पेंशन पुराने वाले सिस्टम से मिलेगा? हाँ मिलेगा। बट जो लोग भी इसके बाद गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं उनको नए वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग पेंशन मिलेगा। जो स्कीम में बातें बताई गई हैं उस अकॉर्डिंग उनको पेंशन मिला करेगी। ठीक है। अब
क्या हुआ कि ये जो स्कीम था, ये स्कीम बहुत ही कम पॉपुलेशन को कैटर कर पाता था। मतलब कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे वही इसका बेनिफिट ले पाते थे, इसके अलावा बाकी जो पॉपुलेशन है, बाकी जो जनता है, ये पेंशन के बेनिफिट से वंचित रह जाती थी। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा लेके आई जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी पेंशन का बेनिफिट मिल सके, साथ ही में जो प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके, साथ ही में अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसको भी पेंशन का बेनिफिट मिल सके, अगर वो उस अकॉर्डिंग प्लानिंग करके चले। तब जब वो वर्किंग फेज में होते हैं तब उनको ओल्ड एज में इनकम की सिक्योरिटी जो है वो प्रॉपरली बनी रहे, कोई परेशानी उनको ना हो, इस टाइप की एक मैकेनिज्म को डेवलप किया गया, उसकी हम चर्चा यहाँ पे करने जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताया कि पहले क्या चलता था और उसमें किस तरीके से मॉडिफिकेशन किया गया, और उसका पर्पस ये था कि जो ओवरऑल पॉपुलेशन है इंडिया की वो इसके अंदर कवर की जा सके। काफ़ी हद तक कवर हो गई है और काफ़ी ही रफ्तार में इसको ग्रोथ मिल रही है इंडिया में। चलिए जी, तो देखते हैं। तो इंडिया का पेंशन सेक्टर जो है बेसिकली उसके अंदर दो चीज़ें कवर होती हैं, एक आता है आपका एनपीएस और दूसरा आता है आपका एपीवाई, नेशनल पेंशन स्कीम, और दूसरा है आपका अटल पेंशन योजना। ठीक है, और ये जो है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल मोड है आपके पेंशन सेक्टर की, जो कि क्या करती है, आपकी ओल्ड एज इनकम की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। क्योंकि जब हम जॉब कर रहे होते हैं, जब स्टार्टिंग में हमारी जॉब लगती है, तब हम रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचते, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब नेक्स्ट डे से आपकी सैलरी आनी बंद हो जाएगी तो आप सर्वाइवल कैसे करेंगे, उस टाइम पे भी आपको एक इनकम की आवश्यकता होती है, ताकि आपका जो रिटायरमेंट है वो अच्छे से व्यतीत हो सके, पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है वो अच्छे से कट सके। उसकी बात करता है, उसकी सिक्योरिटी की बात करता है आपका इंडिया का पेंशन सेक्टर, जिसमें दो पेंशन स्कीम आती है, एनपीएस और एपीवाई। ठीक है जी। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पहले था वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था, बट जब इसको लॉन्च किया गया तो कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ सैलरी एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं देगा, बल्कि हर एक आम आदमी को, चाहे वो अपना धंधा करता हो, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, सभी को इसके थ्रू बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है सर, ओके। अब इसके अंदर अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो जब पहले हमें बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट अगर आप समझेंगे तो ये इंडिया की पॉपुलेशन है, इसमें से सिर्फ इतने लोग जो है वो पेंशन में कवर होते हैं, और हम चाह रहे हैं कि सभी लोग जो है वो पेंशन में कवर हो जाए, ये हमारा टारगेट है। तो हम इसके ग्रोथ को आइडेंटिफाई करना है, और कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे, आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पिछले 5 साल के स्टेटस दिए गए और कहा गया क्या कि अगर हम एपीवाई की बात करें, अटल पेंशन योजना की बात करें, तो जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 3 गुना से भी ज़्यादा इसके अंदर बढ़े हैं। अब ये होता क्या है एपीवाई, वो डिटेल में अपन समझेंगे आगे, बट फिलहाल आप कुछ स्टैट्स है, प्रोडक्शन की बात हो रही है तो इसलिए उस पर अभी नहीं जाते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि जो एपीवाई स्कीम है, इसके अंदर जो सब्सक्राइबर है वो पिछले 5 सालों में 3 गुना से भी ज़्यादा हैं, वो इंक्रीज हुए हैं। ठीक है सर, और अगर एनपीएस की बात करें तो एनपीएस के अंदर जो पैसा है, जो फंड है, उसको बोलते हैं हम पेंशन एसेट्स। एनपीएस का जो पेंशन एसेट है, मतलब जो फंड है, वो 4 गुना से भी ज़्यादा जो है वो ग्रो किया है हमारा पिछले 5 सालों के अंदर। तो ये बहुत ही बड़ी इंक्रीमेंट है। मतलब क्या है कि जो हमारा पेंशन सेक्टर है वो धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है, और हमें ओवरऑल इंडिया की पूरी पॉपुलेशन 138 करोड़ की पॉपुलेशन को यहाँ पे कवर करना है। ठीक है जी, अच्छा। अब जो ये पेंशन है ये बेसिकली क्या करता है, ये आपकी एक सेविंग का आपको एक माध्यम देता है, और सेविंग के साथ साथ आपकी जो ओल्ड एज लाइफ होगी उसमें आपकी इनकम कैसे बनी रहे उसके बारे में ये आपकी बात करेगा। ठीक है सर, चलिए बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। पेंशन क्या है सर? पेंशन एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि 2 फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी? एक तो फाइनेंशियल सेविंग्स और दूसरा ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी। मतलब कि आज अगर आप कुछ कमा रहे हैं तो इसमें से आप कुछ बचाते हैं, सपोज 2000 रुपये आपने बचाए इसके अंदर से जो आपने एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया, दिस इज योर फाइनेंशियल सेविंग, और साथ ही में आपकी एक ओल्ड एज की इनकम सिक्योरिटी इससे बन के तैयार हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब अगर आप बात करते हैं किसी एक ऐसे नौजवान से जो सपोज 22 साल का है और ताज़ा जॉब उसकी लगी है, तो ये जो व्यक्ति है ये जब अपनी एम्प्लॉयमेंट में प्रवेश करता है तो ये सेविंग्स के बारे में कितना सोचता है? आप खुद सोचिए, ये सेविंग्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। सोचता है कहाँ रिटायरमेंट होगी, कब 60 साल आएंगे, उसके बाद की चिंता हम आज क्यों करें, उसकी चिंता हम आज क्यों करें, क्यों ना आज की ज़िंदगी को एंजॉय किया जाए, आज की लाइफ को एंजॉय किया, इसकी वो चिंता नहीं करता कि 60 साल के बाद की लाइफ कैसे कटेगी। वो ये कहता है कि इतने साल तक हम जिंदा रहेंगे जब तो
आज जिंदा है, आज तो जी ले पहले सही से। इस टाइप की बातें जनरली इंसान सोचता है जब वो नया नया स्टार्ट करता है, ठीक है। इसी को मॉडिफाई करने के लिए हमारा जो ये अथॉरिटी है वो इसकी एजुकेशन पे, इसकी अवेयरनेस पे काम करती है, PFRDA, ताकि जो यंगर जनरेशन है हमारी वो आपका एनपीएस है इस टाइप के पेंशन सेक्टर की स्कीम्स की तरफ जागरूक हो और इसकी बेनिफिट्स को समझे और इसमें इन्वेस्ट करें, अपनी सेविंग्स को इंक्रीमेंट करें। तो उसको जागरूकता फैलाने का काम भी हमारा ये अथॉरिटी करती है, ठीक है सर। अब अगर बात करें कि अगर एनपीएस से पहले के, तो मैंने आपको बताया कि जनरली क्या दिखता था आपको कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो भैया पेंशन पक्का हो गया, उसके अलावा उनको क्या मिलता था, सुपर एन्युएशन बेनिफिट्स। बट इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो इंडिया में चला करती थी, तो इंडिया में क्या क्या चीज़ें चला करती थी अगर हम इसको देखें तो इंडिया में क्या क्या चीज़ें चला करती थी। तो जनरली जो आपके सेक्टर्स थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा हमारे जो फॉर्मल सेक्टर बच जाते हैं, फॉर्मल सेक्टर मतलब जो जॉब बेस्ड आपकी एम्प्लॉयमेंट होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चला करती थी। तो एक आपका नाम था जो आप सुनते होंगे, EPFO। EPFO बेसिकली आपका PF काट लिया जाता था, उसके अंदर एम्प्लॉयर भी कुछ PF कंट्रीब्यूट करता था, वो आपका जमा कर दिया जाता था और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको मोटा पैसा मिल जाया करता था, ठीक है। ये एक तरीका था आपकी रिटायरमेंट को प्लान करने का, आपकी सेविंग्स करने का और आपकी ओल्ड एज इनकम को सिक्योर करने का, ताकि आपकी वहाँ उसके बाद की लाइफ अच्छी रह सके, ठीक है। EPFO के अंदर भी दो कंपोनेंट होते हैं, जो आपके कुछ एक ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनकी इनकम जो है वो एक लिमिट से कम होती है। तो EPFO इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, EPFO इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक वो पैसा डालता है PF के अंदर जिसको हम EPF कहते हैं, और दूसरा वो पैसा डालता है EPS के अंदर, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, ठीक है। मतलब कि जनरली आपको पता है कि 12% का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे, इस 12% के कॉन्ट्रीब्यूशन को ये EPF और EPS के अंदर खुद तोड़ दिया जाता है EPFO के द्वारा, ठीक है। अब उसका एक अलग परसेंटेज है, उसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे, अदरवाइज ये बहुत लेंथी हो जाएगा। बट द थिंग इज कि अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम जो है वो एक सर्टेन लिमिट से नीचे है तो EPFO वहाँ पे एक नया स्कीम इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है सारा पैसा हम PF में नहीं डालेंगे, कुछ पैसा हम EPF में डालेंगे और कुछ पैसा हम EPS में भी डालेंगे, और दोनों का बेनिफिट आपको एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट आपको उसका बेनिफिट मिल जाया करेगा। एक तरीका तो ये हुआ करता था बिफोर NPS, ठीक है सर। दूसरा तरीका क्या होता था, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कुछ ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो आपको कई सारे ऐसे स्कीम देती थी जिसमें आपको एन्युटी बेस्ड पेंशन मिला करती थी। एन्युटी बेस्ड पेंशन का मतलब क्या होता है कि वो इंश्योरेंस कंपनीज कहती थी कि आप कुछ कुछ पैसा एज अ इंश्योरेंस फॉर्म में हमारे पास जमा कराइए, जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको हम पेंशन देना शुरू कर देंगे। जो भी एक अमाउंट होता था, जिस तरीके से भी उसको कैलकुलेट किया जाता था कि आप कितना जमा कर रहे हैं और उसका आपको कितना पेंशन बनेगा आफ्टर रिटायरमेंट। ये जो आपकी एन्युटी बेस्ड पेंशन है ये दो टाइप से होती थी। कई लोग यहाँ पे मंथली कंट्रीब्यूट करते थे और कई लोग यहाँ पे लमसम कंट्रीब्यूट कर दिया जाते थे। ये डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस कंपनी किस तरीके से आपको पैकेज प्रोवाइड करती थी। कुछ पैकेज ऐसे होते थे जहाँ पे आपको मंथली कुछ कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते जाना है और जब आपकी जॉब कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी पेंशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी इस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, ठीक है सर। एक तरीका ये चल रहा था। उसके बाद कुछ तरीके आते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स के। कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो आपको लॉन्ग टर्म रेगुलर इनकम स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड में आप कंट्रीब्यूट कीजिए और उसके बाद आपके रिटायरमेंट के बाद आपको एक वहाँ पे पेंशन की सुविधा में एक इनकम आपका जनरेशन जो है वो चालू हो जाएगा जब आप रिटायर हो जाएंगे तब, ठीक है। ये सारी मेथड को आप अपना लो, EPFO, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड, इन सभी को भी जब हमने देखा एक लंबे मतलब एक ब्रॉड एंगल से, तो हमें पता लगा क्या कि बहुत ही कम जनता जो है, मतलब बहुत ही छोटी पॉपुलेशन जो है वो इसका फायदा ले पा रही है। बहुत ही कम पॉपुलेशन जो है इसका फायदा ले पा रही है। बहुत सारे कारण होते हैं, जो लोग एम्प्लॉयमेंट में होते हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर कवर बहुत ही रेयर लोग हो पाते हैं, बहुत ही रेयर लोग, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। सबको इसका पता नहीं है, कई लोग इसमें रिस्क देखते हैं, कई लोग और एंगल से इसको सोचने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से बहुत ही कम जनता जो है वो इसका बेनिफिट ले पा रही थी, ठीक है। और इसके बाद बात करें कि ये तो चलो फिर भी आपका वो सेक्टर हो गया EPFO वाला जो कि आपका फॉर्मल सेक्टर है, जहां पे एम्प्लॉयर एज अ स्टैट्यूटरी डिडक्शन करता था, मतलब कंपल्सरी कहता था कि भैया आपके सैलरी से हम 12% तो काटेंगे और 12% वो खुद कंट्रीब्यूट करके ये पैसा जो है वो EPFO में जमा कर दिया करता था। तो जब ये स्टैट्यूटरी हो जाता है, जब ये हमारा पाबंदी के तौर पे लग जाता है, तो आपका कंट्रीब्यूशन फिर भी आसान हो जाता है, आपकी सेविंग फिर भी होने लगती है और आपकी जो रिटायरमेंट लाइफ है वो फिर भी सिक्योर हो जाती है। बट जहां बात करें हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, जहां पे ऐसा आपको खुद से करना है,
मतलब कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको अगर कुछ पैसा जमा करना है तो आप खुद से जमा करते हो। सपोज कीजिए आप 50,000 रुपये कमाते हैं, अर्न करते हैं, तो आपको उसमें से खुद दिमाग लगाना है कि चलो इसमें से 5,000, 10,000, 2,000 जितना भी है वो आप एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जिससे कि आपको आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन की सुविधा मिल पाएगी। तो ये आपको खुद की जब प्लानिंग के ऊपर छोड़ दिया जाता है तो इसका बेनिफिट लोग नहीं ले पाते, आलस की वजह से, करंट जिंदगी जीने की वजह से, या ऐसा कह लो कि कई लोगों की इनकम इतनी कम होती है। सपोज किसी की 10,000 रुपये इनकम है, वो कहता है यार इससे खाना गुजारा हमारा मुश्किल से चल रहा है, रिटायरमेंट के बाद की चिंता अभी क्यों करें, अभी जिंदा रहेंगे जब भी तो रिटायरमेंट की बात आएगी, तो पहले अभी तो जिंदा ले लें, अभी तो खा पी लें, बच्चों की पढ़ाई कर लें। इस टाइप की चीज़ों में वो उलझे रह जाते हैं और वो इन बारे में नहीं सोच पाते कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, पेंशन क्या होती है, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि दो रीज़न थे हमारे जो इसके वजह से ये जो एरियाज़ हैं वो ज़्यादा कवर नहीं हो पा रहे थे, ज़्यादा लोग पेंशन के बारे में नहीं सोच पा रहे थे। एक कि हमारा जो सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है। अनऑर्गेनाइज का मतलब कि जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग खुद से काम कर रहे हैं, डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे कंपल्सरली उनसे डिडक्शन नहीं करवाया जा रहा, नंबर 1। एंड नंबर 2, लोगों की इनकम ही इतनी नहीं है, इनकम ही इतनी कम है कि वो अपने रोज़मर्रा की लाइफ में ही जी रहे हैं, वो इतनी आगे की नहीं सोच पाते। ठीक है, चलिए जी, तो ये रीजन था, ये आपका एक ओवरव्यू था कि भैया पेंशन सेक्टर में क्या चल रहा था, कौन लोग इसमें कवर थे, जो लोग कवर नहीं थे वो कहाँ कहाँ कवर हो सकते थे, और क्या कारण है कि वो लोग कवर नहीं हो पा रहे थे और पेंशन सेक्टर हमारा अधूरा रह गया था। ठीक है सर, अब थोड़ा सा समझते हैं इंडिया के बारे में। जो हमारी इंडिया, उसकी पॉपुलेशन कितनी है? तो इंडिया की पॉपुलेशन आपकी 138 करोड़, इंडिया की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो है 138 करोड़। अब अगर 2019-20 की बात करें, 2019-20 का अगर डाटा लें तो जो हमारा लेबर फोर्स है वो है अराउंड 56.3 करोड़ का। अब ये जो डाटाबेस ले रहे हैं, हम ले रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे से, तो कोई इसमें ऐसी वैसी कोई बात नहीं, इकोनॉमिक सर्वे से डाटा उठाया गया है ये। और 138 करोड़ की हमारी जो पॉपुलेशन है, इसके अंदर से 56.3 करोड़ जो है वो लेबर फोर्स है। मतलब कि जो लोग एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं, चाहे डेली वेजेस में हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, जिस तरीके से भी हो, बट वो एज अ लेबर फोर्स में काउंट होते हैं। उसमें से 53.5 करोड़ जो है वो एम्प्लॉयमेंट में है। इसके अंदर से अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, नौकरी की बात करें, तो 53.5 करोड़ जनता जो है वो किस में लगी हुई है, वो लगी हुई है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आपकी कैटेगरी आ जाती है दो, कौन कौन सी? एक आता है आपका फॉर्मल सेक्टर, जहाँ पे फॉर्मल सेक्टर है, जैसे कि टाटा के अंदर कोई काम कर रहा है तो प्राइवेट सेक्टर ही क्यों ना हो, बट वो एक फॉर्मल सेक्टर में आता है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो भी आपके फॉर्मल सेक्टर में काउंट हो जाते हैं। तो अगर फॉर्मल सेक्टर की बात करें, जहाँ पे उनकी जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो पहले से होके चलती है बिकॉज ऑफ स्टैट्यूटरी डिडक्शंस, या फिर जो उनका एम्प्लॉयमेंट है, जो उनका एम्प्लॉयर है वो उनको इस टाइप की बेनिफिट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करके चलता है। तो ऐसी जनता कितनी है आपकी? 5.9 CR, 5.9 करोड़ जनता जो है वो आपकी आती है फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर। और बहुत बड़ी जनता ऐसी है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर के अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आती है, इनफॉर्मल सेक्टर के अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आती है, जो कि बहुत बड़ी जनता है, जो है 43.2 करोड़। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी जनता है जिसको कि हमें बेसिकली टारगेट करना था, जो कि टारगेट नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, और इसके अलावा जो यहाँ पे गैप है, जो कि आपके एम्प्लॉयमेंट में ही नहीं आते, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनकी बात की जाएगी कि उनको टारगेट करने के लिए ये आपके एनपीएस स्कीम लाई गई। ठीक है, तो अब जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे, इनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर मतलब ये खुद से चाह भी लें कि चलो जी पेंशन जैसा कुछ सोचते हैं, कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो ये कहाँ जाएं? इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह को टैकल करना, उनकी बातों को समझना, उतनी फाइनेंशियल होशियारी रख पाना इतना आसान नहीं है, प्लस वो ट्रस्ट बिल्डअप कर पाना वो भी इतना आसान नहीं था। तो जब तक आपकी APY आई, अटल पेंशन योजना आई आपकी सन 2015 में, इससे पहले तक कोई भी आपका स्ट्रक्चर्ड पेंशन स्कीम जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो आपकी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी। किन के लिए? जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। अगर बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो इनके लिए तो आपका NPS जो है वो सन 2004 में आ गया था। उससे पहले की बात करें तो लोग EPFO में कवर होकर भी काम कर लेते थे, या फिर आपके अदर जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह उसमें कवर होकर काम कर लेते थे। बट जो सारी चिंता थी वो किसके लिए थी? वो थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। वो अगर कहीं पे पेंशन प्लान लेने की सोचें, कहीं इन्वेस्ट करने का सोचें, अपनी रिटायरमेंट लाइफ को सिक्योर करने का सोचें, तो वो क्या करें? उस टाइप की कोई योजना हमारे इंडिया में नहीं थी, जो कि लॉन्च की गई 2015 में अटल पेंशन योजना के जरिए।
साथ ही में एनपीएस को भी इस तरीके से वाइडर किया गया ताकि वो सारे लोग जो कि एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सारे लोग भी इसके बारे में सोच सकें और इसका फ़ायदा उठाते हुए अपने रिटायरमेंट लाइफ को सिक्योर कर सकें। तो इस टाइप की अवेयरनेस और इस टाइप की चर्चाएं इसके अंदर की गई। ये है आपकी इंडिया की सिचुएशन। जो आपका टॉपिक है वो है स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया। तो आपको ये एक ओवरव्यू मिल गया कि आपका जो पेंशन सेक्टर है वो इंडिया में किस तरीके से पहले था और क्या अभी चल रहा है। इसके अंदर और भी आगे चर्चाएं होंगी, उसको ब्रेक लेते हैं और वो चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट और ऐसे ही कनेक्टेड रहें और सारी वीडियोस की सीरीज को प्रॉपरली कंप्लीट करें ताकि आपकी जो पूरी प्रिपरेशन है वो एक शॉट में यहाँ पे कवर हो जाए।